नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में दिलचस्प मोड़ पर इस समय चुनावी राजनीति पहुंच गई है। एनडीए के भीतर उठापटक अभी भी जारी है। वहां नामांकन की आज दूसरा दिन है, लेकिन यहां सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, एनडीए गठबंधन में भी और इंडिया गठबंधन में भी। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जैसे ही एनडीए गठबंधन अपनी सीटों की सीट शेयरिंग की घोषणा करेगा, उनका सब कुछ सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा हुआ है, वो उसके बाद करेंगे। लेकिन एनडीए की उठापटक सतह पर लगातार दिखाई पड़ रही है। और इधर बीच एनडीए के घटक दलों के तमाम नेता, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, वो पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। जेडीयू को तो झटके कई लग चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका आज लगा है जब उसके नेताओं ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी के विधायक ने पार्टी छोड़ दी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर इस समय केंद्र सरकार घिरी हुई है। तालिबान के आगे, यानी जो अफगानिस्तान में तालिबान शासन है, उसके विदेश मंत्री भारत में है, लेकिन भारत में उन्होंने किस तरह से तालिबान के अपने फैसलों को लागू करने की कोशिश की है और भारत की ओर से उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया गया है, कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, क्या मुद्दा है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले चर्चा करते हैं बिहार के चुनाव की। ताजा तरीन मामला है, बीजेपी से भी अब पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीटों का अभी तालमेल के मामले में कोई अभी बातचीत नहीं हुई है, कोई अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन नेता अपनी पार्टी छोड़ने लगे हैं। जेडीयू के में कई नेताओं ने कल पार्टी छोड़कर आरजेडी की सदस्यता ली, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक मिश्री लाल यादव, उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी और बहुत सारे आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। तो अब यह दिखाई पड़ रहा है कि यहां सीटों में कई बार होता है कि चुनाव के समय पार्टी बदलने का, एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने का यह सिलसिला बहुत आम है। लेकिन अभी सीटों का, यानी सीट शेयरिंग भी नहीं हुई है। अभी मतदाता, ये जो कैंडिडेट की सूची होती है वो भी नहीं आई है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। उसके पहले पार्टी के नेता अगर और मौजूदा विधायक और सांसदों के परिवार से लोग अगर पार्टी छोड़ रहे हैं अमलेंदु जी, तो इसको क्या समझा जाए? क्या लोगों को यह आशंका है कि एनडीए सत्ता में लौटने वाला नहीं है, या फिर एनडीए में बिखराव की आशंकाएं जो जताई जा रही हैं वो उनको भी लग रहा है? क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से और बीजेपी से, दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं बिहार में एनडीए गठबंधन की, दोनों ही पार्टियों से नेताओं के छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। हाँ, देखिए समीर जी, एक तो निराशा का भाव एनडीए में गहराता जा रहा है और इसलिए गहराता जा रहा है कि चूंकि बीजेपी ने जो अपनी रणनीति अपनाई नीतीश कुमार को झटका देने की, वो झटका नीतीश कुमार को तो अब कितना लगा कितना नहीं लगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उसके दुष्परिणाम बीजेपी और एनडीए जो है वो भुगत रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। चूंकि नीतीश कुमार को जो झटका देने की बीजेपी की रणनीति थी, उसके बाद जनता दल यूं ने तय कर लिया कि अब उसे अकेले भी चलना पड़े तो अकेले चलने को तैयार है और बीजेपी के सामने उसने शर्त रख दी कि 122 से एक भी सीट कम पे चुनाव नहीं लड़ेगा और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इनको एडजस्ट करना है तो बीजेपी अपनी 121 सीटों में से इनको एडजस्ट करे। अब बीजेपी के सामने संकट ये है कि नीतीश कुमार के बिना चुनाव में जा भी नहीं सकते हैं और बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को नुकसान भी पहुंचाया जाए, सरकार भी अपनी बनाई जाए। तो रणनीति बीजेपी की ये थी कि नीतीश कुमार को दबाकर ये कहा जाएगा कि भाई अब इनको भी एडजस्ट करना है, चिराग पासवान और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को, तो जनता दल यू की सीटों में कमी कर दी जाए और उसके बाद फिर दूध में से मक्खी की तरह निकालकर नीतीश कुमार को फेंक दिया जाए। ये जो थी वो रणनीति बीजेपी की दिखाई पड़ रही थी। नीतीश कुमार इसको भाप गए और नीतीश कुमार ने दबाव बनाया कि नहीं, हम तो 122 से कम पर नहीं लेंगे और आपको जो करना है वो आप कीजिए, अब इनको आप अपने उसमें एडजस्ट कीजिए। अब बीजेपी के सामने संकट ये है कि अगर इनको एडजस्ट करती है बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को, तो बीजेपी आखिर कितनी सीटों पर लड़े। तो ये संकट इसलिए पैदा हुआ और जिस तरीके से तिफरका बढ़ता जा रहा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वोट चोरी का मुद्दा आया और तेजस्वी यादव ने जो वायदा किया है
है कि हर परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, इसने काफ़ी ज़्यादा जनता में काम किया है। तो अब ये इसकी वजह से भी एक घबराहट जो है वो एनडीए में दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए उसके नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं, समर्थक भी छोड़ रहे हैं और मतदाता तो काफ़ी छोड़ ही चुका है। बिल्कुल, और बड़ी संख्या में कल जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने पार्टी छोड़ी और उसमें आरजेडी में शामिल हुए। उस पर हम बात करेंगे। आज ही सुबह मिश्री लाल यादव जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। एक बार सुन लेते हैं मिश्री लाल यादव ने क्या कहा है और कई आरोप लगाए हैं कि किस तरह से बीजेपी दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव करती है। दलितों के अपमान को लेकर, दलितों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर लगातार बीजेपी इस समय घेरे में चल रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। उस पर मिश्री लाल यादव का यह बयान बीजेपी के लिए और भी घातक साबित हो सकता है। सुन लेते हैं एक बार क्या कहा है मिश्री लाल यादव ने पार्टी को छोड़ने के बाद। हाँ, मिश्री लाल ने जो कहा है समीर जी उसको सुनेंगे, उनकी अभी बाइक आने में थोड़ा देर है, लेकिन मिश्री लाल जो कह रहे हैं या जो और लोग कह रहे हैं, संतोष कुशवाहा कह रहे हैं, ये सब समीर जी जो कह रहे हैं इसका साफ तौर पे मतलब यही है कि बीजेपी जो है वो अब जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से एनडीए में सब चल रहा है, तो ये एक तरीके से देखा जाए काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचाने वाला है। जो जेडीयू के पूर्णिया से सांसद रहे संतोष कुमार कुशवाहा, वो कल पार्टी जब शामिल हुए आरजेडी में, तो उन्होंने उस समय कहा कि अभी जेडीयू जो है वो चंद लोगों के हाथों में है और इसका नेतृत्व ऐसे लोग करते हैं जिन्हें जमीनी हकीकत का कोई अनुभव ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि स्वाभिमान से समझौता नहीं किया सकता, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती थी और उन्होंने विश्वास जताया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और 14 नवंबर को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये उनका साफ तौर पर कहना है। एक चीज और रामलेदु जी, जो अभी आपने एसआईआर का जिक्र किया, एसआईआर को लेकर उस समय भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जेडीयू के भी तमाम नेताओं में काफी ज्यादा नाराजगी थी, उनको भी आशंका थी कि ये एसआईआर के जरिए जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएगा, केवल और केवल बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। उस समय गिरधारी यादव जो सांसद है जनता दल यूनाइटेड के अभी भी हैं, उनके बेटे भी कल जेडीयू छोड़कर गए हैं, आरजेडी में गए हैं। कई जेडीयू के लिए कई कारण बताए जा रहे हैं, उसमें सबसे जो संतोष कुशवाहा कह रहे हैं कि इस समय जेडीयू का नेतृत्व एक तरीके से बीजेपी के जरिए वो हैंडल हो रहा है। तो एक बड़ा कारण ये भी है जो जेडीयू से लोग नाराज होकर और जा रहे हैं अब आरजेडी में या दूसरी पार्टियों में। हाँ बिल्कुल समीर जी, एक तो नीतीश कुमार का जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है और उम्र उनके ऊपर हावी होने लगी है, तो और जिस तरीके से उनकी पार्टी पर कब्जा एक तरीके से ललन सिंह और संजय झा का होता जा रहा है, तो इसके बाद ये लगने लगा है कि शायद नीतीश कुमार के हाथ में बहुत सी चीज़ें अब नहीं रह गई हैं और सरकार पूरी तरीके से बीजेपी के कब्जे में चली गई है। और ये आरोप लगे और जिस तरीके से कानून व्यवस्था खराब हुई उसमें भी समझा गया कि चूंकि बीजेपी ने अपने हाथ में जो ले लिया है काफ़ी कुछ, तो इसलिए व्यवस्था जो है यहाँ कानून व्यवस्था वो खराब होती जा रही है। लेकिन समीर जी, आपको याद होगा कि एक भोजपुरी के स्टार हैं पवन सिंह, और उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में आसनसोल से टिकट दे दिया गया था बीजेपी की तरफ से, और सबसे पहले बीजेपी का टिकट लौटाने वाले पवन सिंह ही थे। और पवन सिंह बहुत अच्छे मौसम वैज्ञानिक समझे जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी जा रही है और नहीं आ रही है, और इसलिए उन्होंने तुरंत जो था टिकट लौटाने की घोषणा कर दी। और ये देखने में आया कि 2024 में जैसे कि आरोप है कि अगर चुनाव आयोग ने मदद नहीं की होती तो बीजेपी 140 भी पार नहीं करती, 240 पर अटक गई। लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़े और उन्होंने एक तरीके से हरवाने का काम किया उपेंद्र कुशवाहा को भी। तो अब वो जो भी रहा हो, लेकिन अब उन्हीं पवन सिंह ने जो अभी बीजेपी में शामिल हुए, बंबई पहुंचते ही घोषणा कर दी है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। तो यानी मौसम वैज्ञानिक हैं पवन सिंह, और उनको समझ में आ गया है कि एनडीए का और बीजेपी का मामला बिहार में खराब हो चुका है, जैसे उनको समझ में आ गया था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। तो उन्होंने क्या ट्वीट किया है, अब ये कि जो मौजूदा विधायक सांसद हैं उनको लग रहा है कि चुनाव में हम नहीं आ सकते, और जो ताजा तरीन शामिल हुए हैं वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ संकेत इससे मिल रहा है। और चूंकि अभी तक एनडीए में जो सीटों को के तालमेल को लेकर जो उठापटक मची हुई है, ये भी एक बड़ा कारण है कि एनडीए और बीजेपी और जेडीयू, इनमें जो दोनों ही पार्टियां हैं, उनमें बिहार में किस तरीके से एक तो तालमेल की कमी दिख रही है और दूसरे पार्टी के भविष्य को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह से सम्राट चौधरी का मसला आया था और उस पर बीजेपी के ही तमाम बड़े नेता आरके सिंह और
कई और नेता खुलकर अपनी पार्टी का विरोध कर रहे थे, उसको देखते हुए दिखाई पड़ रहा है कि बहुत गंभीर संकट में इस समय जनता दल यूनाइटेड तो है ही, भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, काफी ज्यादा गहरा संकट है और ये संकट भी खुद बीजेपी ने खुद आमंत्रित किया है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि प्रशांत किशोर के जरिए जो हमले कराए गए तो वो उसके पीछे बीजेपी ही थी, क्योंकि प्रशांत किशोर बीजेपी के ही आदमी है, ये आरोप लगते हैं। और ये आरोप क्या है, ये एक तरीके से बात सही भी है, चूंकि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि भाई प्रशांत किशोर को तो हमने अमित शाह के कहने पर पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था। तो ये समझा जाता है कि बीजेपी के कहने पर ही प्रशांत किशोर ने ये सब किया, और जिनको निशाना बनाया गया उनमें अधिकांश दलित और पिछड़े जो थे वो नेता थे। तो ये साफ देखने में आया। तो इधर जो मिश्री लाल यादव का आप बताने समीर जी, उनको भी हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये मिश्री लाल यादव, इन्होंने बीजेपी के विधायक हैं बिहार में और पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं पार्टी के ऊपर और पार्टी के नेताओं के ऊपर। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनते हैं उन्हें। तो मिश्री लाल यादव, और मिश्री लाल यादव के अलावा जिस तरह से भोजपुरी के जो अभिनेता हैं पवन सिंह, वो मना कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने पार्टी फिर से ज्वाइन की थी, उन्होंने कहा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इधर जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि अभी ये हाल है कि जब सीटों का भी समझौता नहीं हुआ है, अभी जब टिकट बंटने लगेंगे तब क्या होगा, ये अब दिखाई पड़ेगा। पहले सुनते हैं मिश्री लाल यादव क्या कह रहे हैं, क्यों छोड़ा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जबकि अभी विधायक हैं वो, और पार्टी के नेताओं के बारे में उनकी क्या राय है। आज पिछड़ा दलितों का ही अपमान नहीं हो रहा है, मेरा भी अपमान हो रहा है। विधायक के रूप में भी मेरा अपमान हो रहा है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रहा है। मेरे जैसे विधायक को भारतीय जनता पार्टी में स्वाभिमान बचना मुश्किल हो गया है। इसीलिए बिहार वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी में बने रहना कहीं से उचित और न्यायोचित नहीं लग रहा है। मैं आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से और जाकर भी अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा कर दिया। इसी के लिए आप लोगों को बुलाए हैं और आज यही मतलब संदेश हम बिहार वासियों को देना चाहते हैं। जो भारत जी और वहीं से चलकर केवटी से दरभंगा के 10 विधानसभा में हमने अपना स्थान बनाया। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जो केवटी मेरा मातृभूमि है, और वहीं से चलकर मैं 3 बार एमएलसी का चुनाव लड़ा हूं, 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा हूं, वहीं मैं ग्राम पंचायत का मुखिया रहा हूं, और आज मैं वहीं के ताकत के बल पर अली नगर का विधायक भी हूं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घमंड में चूर हो गई है। हम बता देना चाहते हैं, जो केवटी की धरती और अली नगर की धरती गवाह है, जो मिश्री लाल के बिना वहां उसका परचम लहरना मुश्किल था। और मेरे चलते 2 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का परचम लहराया है। मैं बिहार वासियों को कहना चाहता हूं, जो आज के तारीख में मेरा भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा हो रहा है, उसके सभी पदों से इस्तीफा कर रहा हूं। अब उस पार्टी में रहना मेरे जैसे स्वाभिमानी लोगों के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। सर, एक सवाल है कि किस तरीके से अपमानित किया गया है आपको वहां पे बीजेपी के द्वारा? एक बात मैं बता रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है। मैं पिछड़ी जाति में जन्म लिया हूं, और वहां और जो नेतृत्व है उसका हम पर मतलब अपमान करने के लिए संरक्षण प्राप्त है, और वह संरक्षित है। मैं इसीलिए इस ढंग से अपमानित करने की बात है हम लोगों को, मुझे ही नहीं, मुझे तो लगता है जो पूरे बिहार में जो माहौल है उस पर मेरी चर्चा नहीं है। लेकिन मैं बताया, जो हमें मतलब इसका हमें जो टॉर्चर किया गया, हमें जो आपको अपमानित किया गया,
इस बात की जानकारी प्रदेश और देश के नेतृत्व को भी हम देते रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व और देश का नेतृत्व मेरे स्वाभिमान की रक्षा करने में ही असफल नहीं रहा है, आपको अनदेखी भी किया है, सुना नहीं है। इसीलिए मैं इस भारतीय जनता पार्टी में बने रहना कहीं से। तो ये पिछड़ों का अपमान करती है, बहुत सारे आरोप लगाए। सुना आपने, मिश्री लाल यादव हैं, ये विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं बीजेपी के, और इन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। किस तरीके से आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अब ये अभी चूंकि उनका टिकट भी नहीं कटा है, या हो सकता है उनको टिकट कटने की आशंका हो, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कि उस इलाके में जहां से वो चुन कर आते हैं वहां एनडीए का परचम लहराया ही तभी जब वो एनडीए में शामिल रहे और एनडीए से चुनाव यानी भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि पहले वो उस मुकेश सहनी की पार्टी में थे, वीआईपी पार्टी में, तो पार्टी पहले भी बदल चुके हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी के लिए एक और बड़ा संकट खड़ा करने जा रही है, ये दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, एक बड़ा संकट जारी करने जा रही है। और इधर समीर जी, जो बीजेपी कह रही थी कि सब बातें हो गई हैं और फैसला हो जाएगा और बहुत जल्दी जो है वो घोषणा हो जाएगी, उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने अभी साफ साफ कह दिया है कि ये सब बातें झूठी हैं, कोई समझौता नहीं हुआ है, मेरी पार्टी को अभी कुछ बातचीत नहीं हुई है। अभी अभी उनकी बात आई है 16 सेकंड पहले, हम लोग सुन सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। वो साफ तौर पर कहते हुए पाए जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स जो ये बता रही है कि एनडीए के भीतर बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई है और मेरी पार्टी को कुछ सीटें दी जा रही है, ये गलत है। बातचीत अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, ये जारी है, भाजपा नेतृत्व द्वारा दी गई। आगे की जानकारी के आधार पर हम दिल्ली जा रहे हैं, बातचीत दिल्ली में होगी, हम आपको बताएंगे कि क्या चर्चा होगी। हम सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि हमें कितनी सीट चाहिए, जहां जरूरत होगी हम बैठकर चर्चा करेंगे। यानी उन्होंने खारिज कर दिया सिरे से इस बात को कि कोई समझौता हो चुका है और सीटों का बंटवारा एनडीए में हो चुका है। ये उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया। सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल सुन सकते हैं। और याद भी दिला दें कि कल से ही बीजेपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में लगे हुए हैं। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को मनाने में लगे थे। अभी चिराग पासवान की ओर से भी इस तरह का कोई बयान नहीं आया है कि सीटों को लेकर कोई बातचीत फाइनल हुई है। खैर, सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा को क्या कह रहे हैं। देखिए, जो मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है, उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत होगी। अरे भैया, ट्वीट में भी तो यही बात हमने कही है कि बातचीत अब नहीं चाहते हैं। हमने बार बार कहा है कि कितनी सीट हम चाहते हैं, हम सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम बैठकर जहां चर्चा की जरूरत होगी वहां करेंगे। हमने बार बार कहा है और यही स्थिति आज भी है। कब हो जाएगा सर? उसी की बात में कर रहे हैं भाई, दिल्ली जा रहे हैं, वहां बातचीत होगी, उसी की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली जाकर बातचीत हो रही है। बैठकों का दौर पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार हो रहा है, लेकिन अभी तक पूरा एक बिखराव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हर पार्टी, जितने एनडीए में जितनी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, सबके अपने अपने अलग राग हैं और कब तक सीटों का
बंटवारा होगा तय नहीं हो पा रहा है। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन कल ही से शुरू हो चुका है, लेकिन अभी किसी को पता ही नहीं है कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। कैंडिडेट की बात तो छोड़ दीजिए, पार्टी का अभी पता नहीं है। जीतन राम मांझी को भी सुन लेते हैं, जो पिछले कई दिनों से खूंटा गाड़े हुए हैं कि 15 से कम सीट पर वो मानने वाले नहीं है। अगर 15 से कम सीट मिली तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 15 से कम पर नहीं लड़ेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि बातचीत कहां तक पहुंची है, सुनते हैं जीतन राम मांझी को क्या कह रहे हैं। आपने कहा था कि बैठक जारी है, चीजों पर फैसला हो जाएगा। अब फैसला होना है, दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम जो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं, आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर, सर उसके आज हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन के में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेंगी। तो किसी को कुछ पता नहीं है, बैठकें हो रही है, जा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि फिर एक बैठक में जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी और जीतन राम मांझी भी, लेकिन बैठकों में हो क्या रहा है किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। अब समझा क्या जाए अमलेंदु जी? समीर जी, बैठकों में हो क्या रहा है, और इतनी बैठकें होने के बाद अब 2 दिन की बैठक हो रही है दिल्ली में जी। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, विनोद तावड़े पहुंच चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा चल दिए हैं, जीतन राम मांझी चल दिए हैं, सब पहुंच रहे हैं, बैठक शुरू हो रही है। और बैठक में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कह रहे हैं कि मीडिया ने जो चला दिया कि समझौता हो चुका है वो गलत है। तो भाई ये फिर खबरें कहां से चलने की समझौता हो चुका है, किसको कितनी सीट मिल गई? बिल्कुल, अब या तो बीजेपी चलवा रही है, जेडीयू या फिर गठबंधन का ही कोई दल चलवा रहा है होगा। तो हो सकता है कि समीर जी, चूंकि आरोप लगते रहे कि नीतीश कुमार मीडिया को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, और उस समय तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बैठाई थी, उसने ये आरोप लगाए थे, हालांकि वो विवादों में रही। वो रिपोर्ट जो थी वो जारी होने से पहले लीक हो गई थी, वो रिपोर्ट जो थी कि किस तरीके से मीडिया को वहां मैनेज करते हैं नीतीश कुमार। तो हो सकता है नीतीश कुमार ये चलवा रहे होता कि बीजेपी के और जो सहयोगी हैं उनके बीच में जूतम पैया हो जाए, शुरू हो जाए। तो ये उनका ही खेल हो। चूंकि गठबंधन को लेकर समीर जी एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी एकदम खामोश है सीट बंटवारे को लेकर। उनका तो सिर्फ एक लक्ष्य, जो कल हम लोग नीतीश कुमार का, बस कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनना है। उनका गठबंधन में किसको कितनी सीट मिलेगी इससे कोई वास्ता ही नहीं है। इसका मतलब वो बीजेपी को स्पष्ट कर चुके हैं कि हम 122 से 1.25 पौने 122 भी हम नहीं लेंगे, 122 पे हम लेंगे, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे सहयोगी जाने। और ये भी संदेश दे दिए कि आप घोषित करो मुख्यमंत्री उम्मीदवार या ना करो, बनना उन्हीं को है। हाँ, बनना उन्हीं को है, ये भी बता दिया। सुनवाएंगे अभी नीरज कुमार की कल की बाइट भी, लेकिन अभी सुनते हैं दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के बिहार में, वो कह क्या रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर। जो तमाम अफरा तफरी मची हुई है, जगह जगह अलग अलग खबरें चल रही हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। क्योंकि सोशल मीडिया में संख्या चला दिया गया कि अलग अलग दल का ये संख्या निर्धारित हुआ है, जबकि ये जिम्मेवारी और ये अधिकार 5 दल के नेता आपस में मिल करके ये घोषणा करेंगे। इसलिए उन्होंने सही कहा है कि इम्प्लांट करके कोई भी मीडिया में जो न्यूज चला है ये गलत है, क्योंकि ये घोषणा तो नेतृत्व करेगा, इसीलिए नेतृत्व घोषणा आज शाम में या कल 10 बजे तक करेगी। तो हम लोग सभी को ये दुख है कि भाई संख्या कोई कैसे चला सकते हैं, संख्या तो जब भी होगा तो पार्टी का नेतृत्व ही चला सकता है। कल फाइनल होगा सर, मतलब सारा चीज एनडीए में केंद्रीय नेतृत्व तय कर रही है, और ये सारी सूचना केंद्रीय नेतृत्व आपको कल 11 बजे तक हमें लगता है दे देगी। दिल्ली में होगी कि पटना में होगी? अभी ये हम लोग तय करेंगे 4 बजे कि नेता कहां उपलब्ध हैं, और उसी तरीके से क्योंकि चुनाव का समय है, सभी लोग अपने अपने जगह व्यस्त हैं, तो अभी 4 बजे ये तय कर लेंगे कि कहां पर ये फाइनल हो गया। दिलीप बंटवारा फाइनल हो गया या अभी भी पेच फंसा? देखिए, एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ बहुत ही पहले आगे बढ़ चुकी है, इसीलिए इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ऑल इज वेल।
कुशवाहा जी से बातचीत होगी? तो ये ऑल इज वेल, ये उन्होंने अपना बता दिया है, सब ठीक है और सीटों को लेकर भी कोई झंझट नहीं है, लेकिन क्या कुछ हो रहा है ये उनको भी नहीं मालूम है। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, कौन सा केंद्रीय नेतृत्व किसके जरिए, पटना में तय होगा, दिल्ली में तय होगा, कुछ नहीं पता है। हाँ, कुछ नहीं पता। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको नहीं पता है कि कहाँ क्या होगा, कौन कौन किसको कितनी सीट मिलेंगी। और ये भी बता रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व, किसका केंद्रीय नेतृत्व? ये सवाल की बीजेपी का, एनडीए का, तो एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व तो फिर आपका क्या काम बचा फिर? और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो एनडीए का घोषणा कैसे कर देगा? तो ये बहुत सारे सवाल, यानी सब कुछ गड़बड़ झाला है समीर जी। और ये कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन सीट का बंटवारा जो है वो नहीं मालूम उनको। सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। तो क्या हुआ भाई? तो ये समझा जा सकता है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ मची हुई है। और उपेंद्र कुशवाहा साफ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम, और ये सब खबरें गलत हैं, और ये खबरें गलत हैं ये बता रहे हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हम जो कह रहे हैं कि एनडीए का जहाज डूब रहा है, वो ये साफ तौर पे संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए का जहाज इसी तरीके से डूब रहा है समीर जी। बिल्कुल, कि है सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। सब बैठक करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, और उधर जनता दल यूनाइटेड के नेता और खुद नीतीश कुमार, उनका कोई नेता अभी तक नहीं मिला जो कह रहा हो कि हम जा रहे हैं बैठक करने के लिए दिल्ली। और नीरज कुमार कह रहे हैं कि हमारा फंडा क्लियर है, जनता दल यूनाइटेड केवल और केवल चुनाव ही इसलिए लड़ रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आगे भी बनना है। हम लोग उनकी बाइट भी सुनाएंगे, लेकिन एक बार सम्राट चौधरी को भी सुनते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार के, पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है। वो भी कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बस घोषणा ही नहीं हो रही है। और इसी घोषणा के इंतजार में यहां चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। नामांकन की जो तारीख है वो भी 2 दिन अब बीतने को है, कल से ही शुरुआत हो गई है नामांकन की भी, लेकिन यहां सीटों का बंटवारा अभी तक एनडीए में नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अभी सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश है। धन्यवाद। सब ठीक है सर। कितने सीटों पे बीजेपी का फाइनल हुआ सर? जल्दी हो जाएगा। कितने सीटों पे सर? कितनी सीटों, अब पत्रकार तो पूछेंगे ही, रिपोर्टर्स पूछेंगे ही खबरें कहां से मिल रही हैं, लेकिन यह भी है कि खबरें कहीं न कहीं से मिल भी जा रही हैं, जिसको बाद में दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि हमको बड़ी पीड़ा हो रही है कि ये खबरें कौन फैला रहा है। भाई फैला रहा होगा आप ही के एनडीए के जो पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उन्हीं के जरिए खबरें मिल रही होंगी, कोई अपने मन से तो चला नहीं रहा होगा। और यहां आपके पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि सारी चीजें फाइनल है, तो जब फाइनल है तो उनको बताने में, घोषणा करने में क्या दिक्कत हो रही है? बहुत सारे सवाल हैं। और इधर एलजेपी के बाद अब जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का भी रुख दिखाई पड़ रहा है, अभी तक बहुत मुखरता के साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन आज उनका जो स्टैंड है अमलेंदु जी, उससे लग रहा है कि वो भी अपनी शर्तों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल उससे कम पे तैयार नहीं, और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि भाई हमें नहीं मालूम किस सीटों का बंटवारा है और हमारी पार्टी को भी कुछ नहीं मिला है, ये सब खबरें गलत हैं। यानी वो भी पक्के पे हैं कि उनको जो सीटें चाहिए वो चाहिए ही हैं। चिराग पासवान बिल्कुल मजबूती से डटे हुए कि उनको जो चाहिए वो चाहिए ही है। मांझी जी भी कह रहे हैं कि हमें अगर 15 सीट नहीं दी गई तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो ये साफ तौर पर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिशें उनकी दिखाई पड़ रही हैं समीर जी, और बीजेपी काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अब बीजेपी के विधायक पार्टी छोड़कर मिश्री लाल यादव और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं दलितों पिछड़ों के उत्पीड़न का और उनके विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, वो और ज्यादा नुकसान करता दिख रहा है। और इधर एलजेपी की सांसद है शांभवी चौधरी, उन्होंने भी कुछ कहा है सीट शेयरिंग को लेकर, उनको भी सुन लेते हैं। क्योंकि यहां जो बताया जा रहा है कि एनडीए में सबसे ज्यादा अगर किसी ने पेच फंसा रखा है तो वो है चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, और उसी पार्टी की सांसद हैं शांभवी चौधरी। क्या कह रही हैं, सुनते हैं। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि उनकी लगातार बातचीत चल रही है, और हम लोग जितने भी पार्टी के सभी सांसद और पदाधिकारी हैं उन्होंने हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया था। जो भी उनका फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। अब क्योंकि चुनाव है, ऐसी बैठकें पार्टियों में होती रहती हैं, उसी में हम लोग अभी जा रहे हैं। जैसे ही कुछ होगा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। नहीं, वो हो जाएगा ना, नॉमिनेशन में अभी बहुत टाइम है, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन अभी है, हम लोग के पास 1 हफ्ता टाइम है।
और सब अच्छे से पहले ही अच्छे से समन्वय तरीके से हो जाए, यही हम लोग का टारगेट है। और जब आपको जल्दी से, अब 1-2 दिन का बात है, जल्दी स्ट्रिप कर जगदीश यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कभी घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये लैंड फॉर जॉब्स स्कैम याद है ना सबको, बस इतना ही हम बोलना चाहेंगे। थैंक यू। तो उनकी पार्टी के नेता यानी चिराग पासवान लगे हुए, और चिराग पासवान के पास बीजेपी के नेता आ रहे हैं तो मिल ही नहीं रहे हैं। बड़ी मुश्किल में कल उन्होंने नित्यानंद राय से मुलाकात की है, और मुलाकात के बाद भी उन्होंने बताया कि अब सारी सी बातचीत हो रही है, कुछ फाइनल नहीं है। फाइनल कब होगा इसी का इंतजार लगातार हो रहा है। और इधर भी उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट भी किया है, अभी हम लोग उनकी बात सुन रहे थे, और ट्वीट पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा भी है कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबरें चल रही हैं मुझको नहीं पता, अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है, आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। यानी अपने गठबंधन के घटक दलों के भीतर क्या चल रहा है, अब उधर दिलीप जायसवाल कह रहे हैं, इधर ये कह रहे हैं, और ये लग रहा है कि एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं है। उनको ये लग रहा है कि ये खबरें हमारा ही कोई गठबंधन का दूसरा पार्टी का नेता चलवा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये इसका मतलब समीर जी आपस में शुरू हो गया है, आपस में ही लट्ठम लट्ठा शुरू हो गई है कि भाई ये खबर किसने चलवाई। अब इनका इशारा जो लग रहा है समीर जी, वो या तो नीतीश कुमार की तरफ लग रहा है इशारा, या बीजेपी की तरफ इनका इशारा है। इन दो में से किसी की तरफ इशारा हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि अगर कोई खबर प्लांट करवा रहा है तो ये छल है, धोखा है। तो छल और धोखा कौन कर रहा है, नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी? ये साफ तौर पर नहीं कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन उनका कहने का मकसद यही है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इन बिटवीन द लाइंस जो है ये पढ़ा जा सकता है कि इसके बीच वो कहना क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसके बीच क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो साफ दिखाई पड़ रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और इधर यहां सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं सुलझ रहा है, उसको लेकर एक बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है। इधर बीजेपी और जेडीयू में पार्टी नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और हम लोगों ने सुना कि बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव वो छोड़कर गए। उन्होंने क्या कहा बीजेपी को लेकर, और इधर संतोष कुमार कुशवाहा हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्णिया से सांसद रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, कल वो आरजेडी में शामिल हो गए। उन्होंने क्या कहा, क्यों उनको पार्टी छोड़नी पड़ी, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं संतोष कुशवाहा को पार्टी छोड़ने पर। और जेडीयू के कई नेता कल पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनमें एक संतोष कुशवाहा भी हैं। गिरधारी यादव जो मौजूदा सांसद हैं, उनके बेटे भी वो भी आरजेडी में कल शामिल हुए हैं। उनकी बात भी करेंगे, किस तरह से गिरधारी यादव एसआईआर को लेकर वो विपक्ष के दल, विपक्षी पार्टियां जो मुद्दा उठा रही थी उसको लेकर उनके साथ वो खड़े थे, उसका विरोध कर रहे थे और चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे थे। उन्हीं के बेटे वो भी शामिल हुए हैं कल आरजेडी में, जेडीयू छोड़कर। तो खैर संतोष कुशवाहा को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब तक जनता दल यूनाइटेड को माननीय मुख्यमंत्री जी देखते थे तो सभी तबकों का ख्याल रखते थे, सभी लोगों का ख्याल रखते थे, और किन्हीं को माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई कठिनाई नहीं है। हमारे अभिभावक थे, अभिभावक हैं और अभिभावक रहेंगे, और उनके आदर्शों पे चलने का भी काम करेंगे। लेकिन जो अभी जनता दल यूनाइटेड है वो चंद लोगों के हाथों में है, जो लोग ठेका ले रखा है गिरवी रखने का, जनता दल यूनाइटेड को गिरवी करने का ठेका ले रखा है। और ऐसे लोग जिन्हें 10 वोट दिलाने का 10 वोट पे पकड़ नहीं है, वैसे लोग जनता दल यूनाइटेड का नीति निर्धारण करते हैं। जो कभी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से सदन में नहीं पहुंचे हैं, वैसे लोग करते हैं, जिन्हें कोई अनुभव नहीं है जमीन की, धरातल की। और हमने कहा कि स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जा सकता है, और अपने आप को उपेक्षित महसूस हम लोग करते थे। कहीं बात सुनी नहीं जाती थी जो हम लोगों ने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ी समाज के लिए, लव कुश समाज के लिए जनता दल यूनाइटेड का कोर वोट था, आधार वोट था।
वो अपने आप को हाशिए पे आज आप देखेंगे धरातल पे महसूस करता है कि अब सभी ऐसे लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, विकल्प के तलाश रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और 14 नवंबर को जब नई सरकार बनेगी तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार होगी। सरकार बनने के बाद तेजस्वी जी ने घोषणा किया है कि 20 दिनों में हम एक्ट को पारित करेंगे और 20 महीने के अंदर हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। क्या कुछ लग रहा है सीट शेयरिंग कब तक हो पाएगी महागठबंधन में? सैनी अलग अपनी सीएम की मांग कर रहे हैं। ये तो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उम्मीद ये है कि तेजस्वी के नेतृत्व में यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और एनडीए की सरकार जाने वाली है, इसलिए एनडीए छोड़कर अब वो इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। यही बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उन्होंने कह दिया, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दिया। और समीर जी ये बात समझ में भी आ रही है, ये संदेश अब जाने लगा है। मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी एनडीए में सीट बंटवारे में जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर अपनी बात रखी है। उसको भी हम लोग सुन सकते हैं कि मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है, सीट बंटवारे का फैसला हो चुका है और बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। एनडीए में सिर्फ उठा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ सब ठीक है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन बिहार चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने के लिए वह नगरी नगरी द्वारे द्वारे जा रही है। आज दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर चल रहा है, फिर भी यहाँ सब ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, क्या कह रहे हैं इंडिया एनडीए गठबंधन में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर। उनके सैनी भी नहीं मान रहे हैं। कहीं कोई पेच महागठबंधन में नहीं फंसा है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे का निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है। बहुत जल्द इसकी घोषणा होने जा रही है। अब यहाँ जहाँ पेच फंसा हुआ है एनडीए में सिर्फ उटव्वल है, हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। एनडीए में आज मीटिंग है पटना दिल्ली में, सभी दल दिल्ली गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट भी आया है कि अभी जो खबरें चल रही है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सीट शेयरिंग हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्लांट खबरें हैं, कहीं ना कहीं धोखा देने की साजिश है। देखिए, बीजेपी कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और बिहार चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने के लिए नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रही है। अब आज दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार बैठकों का दौर वहां जारी है। इसके बाद भी वहां ऑल इज नॉट वेल है और प्रथम चरण के नामांकन के अंतिम दिन तक एनडीए में भगदड़ मचनी तय है। संतोष कुशवाहा आपकी पार्टी को आरजेडी को ज्वाइन किया है, कहीं ना कहीं कुशवाहा जो वोट बैंक है जेडीयू के पास में उसको डेंट करने की कोशिश है कि आरजेडी के नहीं, श्री तेजस्वी यादव जी का जो कहना है ए टू जेड सभी जाति सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, सबके घर में नौकरी देंगे, बिहार का विकास करेंगे, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार का संकल्प है। उस पर सबको भरोसा है। सब लोग छोड़कर अभी तो ये झांकी है, असली फिल्म बाकी है। अभी आगे आगे देखिए अभी कौन कौन आते हैं। तो प्रशांत किशोर राघोपुर जा रहे हैं तेजस्वी यादव के क्षेत्र में। अरे राघोपुर जाने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, जाएं। राघोपुर की जनता राघोपुर की जनता तेजस्वी जी को विधायक के रूप में नहीं मुख्यमंत्री के रूप में चुनने जा रही है। रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जो लोग इधर उधर सपना देख रहे हैं वो मुगालते में हैं। तो यहाँ ऑल इज वेल या इंडिया गठबंधन में है और वहां पर नहीं है। हालांकि दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि सब कुछ वहां ठीक है, लेकिन सब कुछ अगर ठीक है तो ये बैठकों का दौर क्यों चल रहा है, दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली, ये सब क्यों चल रहा है। और कांग्रेस की नेता हैं रंजीता रंजन, उनको भी सुनते हैं क्या कह रही हैं एनडीए में जो उठापटक चल रही है उसे लेकर। और ये पूरी उठापटक जो है ये लगातार जारी है, तब हो रही है जबकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो यहाँ पर नामांकन की तारीख जो 2 दिन बीतने जा रही है, अभी तक एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर एक दूसरे के बीच में कैसी प्रतिस्पर्धा चल रही है वो लगातार दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों ने सुना अलग अलग पार्टियों के नेताओं को, लेकिन अभी तक
कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी तक समीर जी कुछ तय नहीं हो पा रहा है। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से एनडीए में घमासान है। और शांभवी चौधरी जो एलजेपी आर की जो सांसद हैं वो कह रही है भी क्या है, अभी तो आखिरी, अभी 17 तारीख को है नॉमिनेशन, तो यानी कि आखिरी दिन तक जो है वो सीट फाइनल नहीं हो पाएगी। और हो सकता है समीर जी, क्योंकि शांभवी चौधरी बहुत तेज तर्रार सांसद हैं, युवा हैं, उन्हें ये आभास हो कि बीजेपी कोई खेल कर रही है और इसलिए आखिरी समय तक वो घोषणा नहीं होने देगी। ये हो भी सकता है कि वो ये इशारा भी दे रही हो कि बीजेपी कोई खेल कर रही है और आखिरी समय तक घोषणा ना हो पाए। तो ये संकेत मिल रहे हैं समीर जी, ये समझ सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डूबने लगा है एनडीए का जहाज। और मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि अभी तो नामांकन की तारीख है और बीतने दीजिए, उसके बाद फिर ये भगदड़ और तेज होगी। और भगदड़ ये शुरू हो गई है। कल जिस तरह से बड़ी संख्या में आरजेडी के बड़े जेडीयू के बड़े नेता आरजेडी में शामिल हुए हैं और आज सुबह सुबह जिस तरह से बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव ने पार्टी छोड़ी है, तो यह देखने में लग रहा है कि किस तरह से इन पार्टियों को लेकर इनके अपने नेताओं के भीतर कैसा एक आशंका दिखाई पड़ रही है कि चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ये दिखाता है कि किस तरह से वहां पर जमीनी हालात क्या है, माहौल क्या है, क्या चल रहा है। क्या 20 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है ये भारी पड़ रहा है बीजेपी पर भी और जेडीयू पर भी, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये साफ दिखाई पड़ने लगा है कि बीजेपी ने हार मानना शुरू कर दी है और महागठबंधन के वादे, महागठबंधन की रणनीति, वो 20 साल के एनडीए के शासन पे, बीजेपी नीतीश कुमार के शासन पे अब भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और एनडीए के लोग समझने लगे हैं कि सरकार से हम जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण होता है समीर जी, क्योंकि ये मनोबल तोड़ने वाला जो होता है वो कार्यकर्ता का भी होता है। तो एनडीए के कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो अब टूटना शुरू हो गया। चूंकि अब जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ये छल है, धोखा है, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि हमने तो अभी कुछ तय नहीं किया, ये कहां से चल रहा है। इसका मतलब समीर जी कि अब बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा क्या नीतीश कुमार की तरफ इशारा कर रहे हैं। चूंकि नीतीश कुमार की तरफ से जो है, उनकी पार्टी की तरफ से किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है कि सीटों का बंटवारा हो गया नहीं हो गया, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कहां बैठक हो रही है, कैसे चल रही है, इसमें उनकी तरफ से किसी का कुछ नहीं आ रहा है। उनका बस एक ही बयान आ रहा है कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनना है बस। और ये भी तय कर लिया कि हमको इतनी सीटों पे लड़ना है, बाकी आप अपना निपटते रहिए। तो इसका मतलब अब ये शक की निगाहें जो हैं ये नीतीश कुमार की तरफ जा रही है कि ये खबरें वो प्लांट करवा रहे हैं। तो समीर जी, क्या नीतीश कुमार खबरें प्लांट करवाने के मामले में मोदी जी से आगे निकल चुके हैं? अब ये भी सवाल उठने लगे। जी बिल्कुल, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर एनडीए के भीतर चल क्या रहा है। क्या एनडीए बिखर भी सकता है, टूट भी सकता है? क्योंकि जिस तरह से सबने अपना अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और एक लिमिट तय कर दी है कि हमको इतनी सीटें चाहिए और उतनी सीटें देने की स्थिति में बीजेपी दिखाई नहीं पड़ रही है, तो फिर क्या होगा? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सुन लेते हैं कांग्रेस की नेता रंजीता रंजन क्या कह रही हैं इस एनडीए के भीतर जो कुछ चल रहा है उसे लेकर। आपको लगता है कि आपकी तरफ सब कुछ ठीक है? और ये भी मैं जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि एनडीए में जो उनके अलाय पार्टनर है उनके बीच भी सब कुछ ठीक है? देखिए, अभी जो खबर निकल के आ रही है और जो ओपन भी है, तो भाई एनडीए में जितने ज़्यादा मुझे लगता है कि रस्साकशी हो रही है, हम लोग तो बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं। और आज भी सीसी और मुझे लगता है बहुत जल्द अनाउंसमेंट बाकी की सीटों की भी होगी। और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में कोई ऐसी बात है, लेकिन वहाँ पर तो सिर फटौल हो रहा है। चिराग कुछ बोल रहे हैं, माझी कुछ बोल रहे हैं और कुशवाहा जी तो हमारी पार्टी में आ चुके हैं, तो वहाँ पे तो तो ये दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। अब ये सवाल है, हालांकि इंडिया गठबंधन में भी अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गठबंधन के नेताओं का कहना है, घटक दलों का, कि सब कुछ फाइनल हो चुका है। और ये चीज दिखाई पड़ रही है कि कम से कम सतह पर कोई लड़ाई नहीं दिखाई पड़ रही है। एक ही बात, वो चाहे आरजेडी के नेता कह रहे हो, चाहे कांग्रेस के कह रहे हो, चाहे वहां वामपंथी पार्टियों के नेता कह रहे हो, इसमें एक रूपता दिखाई पड़ रही है। तो यह माना जा सकता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पर बातचीत फाइनल है वहां पर। खैर, वह एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जिस तरह से अफगानिस्तान के में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री का भारत दौरा हो रहा है और भारत दौरे पर किस तरीके से उन्होंने तालिबानी एजेंडा भारत में रहकर लागू करने की कोशिश की है, उसको लेकर बड़ा विवाद पैदा हो गया है। हुआ यह कि तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं
मुत्तकी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बैन कर दिया गया कि वो नहीं आ सकती हैं। इसको लेकर एक दो पत्रकारों ने सवाल भी उठाए, लेकिन बड़े सवाल यह है कि वो अपना एजेंडा भारत में रहकर कैसे चला सकते हैं, ये अनुमति, ये छूट उनको किसने दी। और दूसरी बात ये भी सवाल उठ रहे हैं कि मौजूद जो और पत्रकार थे, वो भारतीय पत्रकार, उन लोगों ने पुरजोर विरोध इसका क्यों नहीं किया। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, तमाम पत्रकार भी सवाल उठा रहे हैं और दूसरे लोग भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। पहली बात तो यह कि तालिबान को अभी भारत ने मान्यता भी नहीं दी है, और इधर आज जो मुत्तकी जो विदेश मंत्री है अफगानिस्तान के, उनका दौरा हो रहा है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में देवबंद, जिस देवबंद को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा उसको आशंका की निगाह से देखते रहते हैं। वहीं पर वो एटीएस का ऑफिस बनवा रहे हैं, दफ्तर बनवा रहे हैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का, और उसी जगह पर विदेश मंत्री जा रहे हैं वहां देवबंद का दौरा करने, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि हमारी सरकार ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी को महिला पत्रकारों को बाहर रखने और पूरे प्रोटोकॉल के साथ भारतीय धरती पर केवल पुरुषों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की इजाजत कैसे दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की, और हमारे कमजोर रीढ़ विहीन पुरुष पत्रकार कमरे में क्यों रुके रहे। बहुत सारे कई ट्वीट आए हुए हैं, कई लोगों ने ट्वीट किए हैं। महुआ मोइत्रा ने ही एक और ट्वीट किया है कि एक भारतीय मुसलमान अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता, ना ही पैगंबर से प्यार का इजहार कर सकता है, लेकिन एक विदेशी मुस्लिम कट्टरपंथी को हमारी जमीन पर हमारी औरतों के साथ हमारे सभी कानूनों और मूल्यों का उल्लंघन करते हुए भेदभाव करने की इजाजत है, क्योंकि यह उसका धर्म है। जरा सोचिए। तो प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। यदि महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधा अनुसार दिखावा मात्र नहीं है, तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही इसकी रीढ़ और गौरव है। और ये खबरें आ रही हैं, बहुत सारे पत्रकारों से बातचीत से ये करने से ये पता लगा अमलेंदु जी की जो महिला पत्रकार हैं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो विदेश मंत्रालय को कवर भी करती हैं, उनमें से तमाम ऐसी थी और वो अपना ड्रेस कोड इस तरह से उसमें गई थी कि ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, यानी उस बात को लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां सीधे सीधे महिला पत्रकारों को ही बैन कर दिया गया कि वो तो आ ही नहीं सकती हैं। और दुर्भाग्य की बात है और बहुत हैरानी की बात है कि ऐसा करने की इजाजत उनको दे दी गई। और समझिए, इससे भी ज्यादा मजे की बात जो है वो ये है कि कल तक आप जिस तालिबान को कहते थे कि ये आतंकवादी हैं, और समीर जी मुझे याद अच्छे तरीके से, मैं एक टीवी डिबेट में था और एक एंकर थी वो सुनीत चोपड़ा, सीपीएम के नेता हुआ करते थे, हाँ उनकी डेथ हो गई, वो बेचारे वो थे, उन्होंने कहा कि असली तालिबान जो है ये है आरएसएस वाले। तो मैंने उस पर कहा यस, इतना कहना था। वो महिला एंकर जो थी पूरी तरीके से भड़क गई। बाद में मालूम पड़ा कि कोई मंत्री जो था वो मॉनिटरिंग कर रहा था उस चैनल की, उसका फोन आ गया कि ये इनको चुप कराओ, मतलब उससे वो बदतमीजी करने लगी एंकर जो थी। बाद में किसी ने बताया कि वो मतलब वो ड्रंक थी, अब वो ड्रंक नहीं थी, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो कोई केंद्रीय मंत्री उसको मॉनिटर कर रहा था, उस वहां से चैनल को गया कि इनको हटाओ, और मैं अपना नाराज होकर वहां से उठ के चला गया। तो यानी कल तक आप जिसको कह रहे थे कि ये आतंकवादी हैं, और आज आप उसी तालिबान से कह रहे हैं कि हमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। मतलब ये दोहरापन जो है, दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, ये किस तरीके से सामने आ रहा है। और समीर जी देखिए, पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी, और यही तालिबान जो था केवल यही एक साथ में आपके खड़ा हुआ था। तो ये किस तरीके से भारत की विदेश नीति जो है वो हिचकोले खा रही है और किस तरीके से फेल हो रही है भारतीय जनता पार्टी, ये उसका नमूना भी है। आप तालिबान के सामने झुक गए उनकी नीतियों को लेकर। भाई आप ये जो तालिबान को कैसे मालूम कि कौन पत्रकार है और उसने उसको बुलाया है, ये विदेश मंत्रालय ने तय करके भेजा होगा कौन जाएगा पत्रकार नहीं जाएगा। तो पहले ही आप फिर उनका नाम नहीं करते अगर आपको बचना था शर्मिंदगी से। लेकिन ये सरकार के लिए ज्यादा शर्मिंदगी है कि आपने पत्रकार
पत्रकारों के नाम तय करके वहां भेज दिए और वहां फिर महिला पत्रकारों को घुसने नहीं दिया गया और आप खामोश बैठे हुए या तो फिर आपने तय ही ऐसे किए कि जो उन्होंने कहा कि नहीं आएगा, यानी आप उनके दबाव में आकर झुक गए। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अपनी ही जमीन पर आप महिला पत्रकारों का, अपने महिला पत्रकारों का इस तरह से अपमान करा रहे हैं। महिला पत्रकारों की बात अलग है, आप अपनी संस्कृति को पूरी तरीके से दांव पर लगा रहे हैं। यह बड़ा सवाल है कि क्या तालिबान आपको नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा, और अगर वो दबाव बना रहा है इतना महत्वपूर्ण है कि आप उसके दबाव के आगे झुक जाएंगे। बहुत हैरानी की बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है, और इसको लेकर इसीलिए इसकी लगातार निंदा हो रही है। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है अब से थोड़ी देर पहले और लिखा है उन्होंने कि श्रीमान मोदी, जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की अनुमति देते हैं तो आप भारत की हर महिला को यह बता रहे होते हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं। हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलेपन को उजागर करती है। कई सारे ट्वीट लगातार हो रहे हैं। पी चिदंबरम ने लिखा है कि विदेश मंत्री रह चुके हैं कि मुझे इस बात पर हैरानी है कि अफगानिस्तान के श्री आमिर खान मुत्तकी द्वारा संबोधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया। मेरे निजी विचार से जब पुरुष पत्रकारों को पता चला कि उनकी महिला सहकर्मियों को शामिल नहीं किया गया है या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है तो उन्हें बाहर चले जाना चाहिए था। बिल्कुल इसका बहिष्कार कर देना चाहिए था। और ये बहुत सवाल है, मतलब जो पत्रकार गए थे इसका मतलब आप भारतीय भी नहीं है और आप पत्रकार भी नहीं है। और समझिए ऐसा होता है कि अगर किसी एक संवाददाता सम्मेलन में अगर किसी एक पत्रकार के साथ कोई नेता बदतमीजी कर देता है तो पूरी जो है पत्रकार बिरादरी उसका चल देती है कि भाई सवाल पूछना हमारा अधिकार है, कैसे भी आपको जवाब देना मत दीजिए, लेकिन आप बेहूदगी कैसे कर सकते हैं। और वहां इतनी साफ बेहूदगी की जा रही है, ये 20 पत्रकार वहां बैठे हुए हैं, इनको पत्रकार कहलाने पर शर्म आनी चाहिए निश्चित तौर पर। बिल्कुल पी चिदंबरम ने सही कहा और महुआ मोहिता ने भी सही कहा समीर जी, और जयराम रमेश ने भी जो है इसको लेकर सवाल उठाए हैं कि ये चौंकाने वाला और अस्वीकार्य है। और उन्होंने तो जो लिखा है समीर जी को हम उनका ट्वीट दिखाना चाहेंगे, अंग्रेजी में ट्वीट है और उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है TALI ताली और ब्रैकेट में लिखा है बैन, BAN बैन। देखते हैं जयराम रमेश का ट्वीट, चूंकि वो आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा उन्होंने क्या लिखा है अंग्रेजी में। यह है कि तालिबान को उन्होंने TALI और उसको ब्रैकेट में फिर बैन ऑन फीमेल जर्नलिस्ट इन इंडिया, ये वो कहना चाह रहे हैं। और कि भारत में महिला पत्रकारों पर तालिबान प्रतिबंध, ये चौंकाने वाला और अस्वीकार्य है कि भारत सरकार ने इस पर सहमति जताई और वो भी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में। निश्चित तौर पर यह बहुत हैरानी की बात है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उससे भी ट्वीट किया है और लिखा है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी की भारतीय धरती पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया। यह सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, यह महिलाओं की गरिमा के प्रति घोर अनादर को दर्शाता है जो मोदी सरकार में आम बात हो गई है। जब दुनिया समानता पर आधारित लोकतंत्र भारत की ओर देख रही है तो यहां इस तरह के भेदभाव को अनुमति देकर हम क्या संदेश दे रहे हैं। हम मोदी सरकार से जवाब मांगते हैं कि वे हमारी धरती पर किसी को भी महिलाओं का अपमान कैसे करने दे सकते हैं, या क्या यही सरकार का महिलाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण है? चुप्पी, बहिष्कार और अधीनता। आप कितने कमजोर हैं डॉक्टर एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी कि आप अपने ही देश में भारतीय महिलाओं की बुनियादी गरिमा की भी रक्षा नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं इस पर। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कुछ कहा भी है, वो भी हम लोग सुन लेते हैं। लेकिन जबरदस्त प्रतिक्रिया इसकी आ रही है और इसको लेकर उन पत्रकारों पर भी सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने अपनी महिला सहकर्मियों का बहिष्कार होते हुए खामोशी बरत दी। क्या उनकी क्या मजबूरी थी, यह सवाल है। सरकार की क्या मजबूरी थी, यह तो सवाल है ही। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत को हम सुनेंगे और प्रतिक्रियाएं जिस तरह से आ रही हैं लगातार, और इसको लेकर अब एक बड़ा गंभीर मसला है कि तालिबान के दबाव में आप महिलाओं का, अपने महिला पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं। कैसे आपने स्वीकार कर लिया? हाँ बिल्कुल समीर जी, और देखिए एक बात तो सही है कि अब तालिबान वहां सरकार में है जी, और सरकार में है, और हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं देश की वो ऐसी है कि हमको अफगानिस्तान से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, लेकिन हम तालिबान के सामने सरेंडर कर देंगे ये भी नहीं हो सकता। आप ट्रंप के सामने सरेंडर कर देते हैं, चलिए वहां समझा सकता है, बड़ा देश है, आपने उसके सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के सामने, तालिबान के सामने भी सरेंडर कर दें तो ये बहुत अफसोस की बात है।
समीर जी, आपको याद होगा कि जिस समय जंग चल रही थी वहां, तो जो डॉक्टर नजीबुल्लाह थे, जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे, वो फांसी दे दी गई थी। उन्होंने भारत में शरण ली थी पहले। बिल्कुल, उनका परिवार लंबे समय तक यहाँ पर रहा, लंबे समय तक यहाँ रहा। तो इस तरीके से हमने जब दिया है, तो आप उन्हीं तालिबान के साथ अगर आज अपने संपर्क बढ़ा रहे हैं, और आप वहाँ अपना उच्चायुक्त भी खोलेंगे, वहाँ दूतावास भी खोलेंगे, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पड़ोसियों से संबंध ठीक होने चाहिए। लेकिन आप उनकी मानवता विरोधी और महिला विरोधी नीतियां अगर उनके सामने सरेंडर कर देते हैं तो सवाल निश्चित तौर पर उठेगा। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं, चूंकि इनकी सोच ही तालिबानी है, आरएसएस बीजेपी की सोच भी वही है कि महिलाओं को दबा के रखना है, घरों के अंदर रहें, और जैसे कि कहा था मोहन भागवत ने कि जो महिलाएं जो हैं उनको घर में रहना चाहिए, और वो शादी एक समझौता, इस तरह की बातें जो की थी, तो इससे साफ समझा जा सकता है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब गलती से कर दिया गया, चूंकि इनकी भी सोच वही है, तो दोनों की सोच मिलती है, तो इसको लेकर वहां इस तरीके से रोका गया। जी बिल्कुल, इनकी सोच है, लेकिन वो भारत की सोच नहीं है, जो भारत की अपनी परंपरा है, भारत की संस्कृति है, उसके अनुसार नहीं है, और भारत के संविधान के अनुसार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह, और आप तालिबान के दबाव में भारत के अपने देश की महिला पत्रकारों को पत्रकार वार्ता में जाने से रोक देंगे, यह समझ से परे है कि आखिर ये कैसे संभव है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की नेता हैं उद्धव ठाकरे गुट की, वो लिख रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान संबंधों और चीन पाकिस्तान संबंधों के साथ बदलती राजनीतिक गतिशीलता के साथ अफगानिस्तान से जुड़ना भारत के हित में है, जो अत्यंत सामरिक और सुरक्षा संबंधी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तालिबान को सत्ता में लाना भारत की पसंद नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान से बाहर निकलने के अमेरिका का जो फैसला था उसका हिस्सा था। यह राय भले ही लोकप्रिय हो, भारत को तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान के सरकार के साथ जुड़ना ये तो एक अलग मसला है, उसका कोई विरोध नहीं है। ये अपनी डिप्लोमेसी है कि आपको अपने दुनिया के तमाम देशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, लेकिन दुनिया के तमाम देश अगर आपके ऊपर आकर हुकूमत चलाएंगे, आपके देश में वो ये तय करेंगे कि कौन प्रेस वार्ता में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, ये फिर गंभीर बात होगी। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये काफी ज्यादा गंभीर बात होगी कि कौन प्रेस उसमें आ सकता है, नहीं आ सकता। और आप एक तरह से बिल्कुल सरेंडर कर रहे हैं तालिबान की। भाई इस देश में तालिबान की नीति कैसे चलेगी? आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, विदेश मंत्रालय का यहाँ से नाम लेके भेज रहा है कि कौन पत्रकार जाएगा, कौन पत्रकार नहीं जाएगा, तो वहां इस तरह की घटना है जो काफी ज्यादा गंभीर, इसको माना जाना चाहिए, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, तो क्या कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने हम लोग सुनेंगे, लेकिन ये एक बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है कि किस तरह तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर मुत्तकी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बैन कर दिया और भारत सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। भारत सरकार के अलावा जो वहां पर तमाम जो मेल जर्नलिस्ट पहुंचे हुए थे, पुरुष पत्रकार पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी उस पर हैरानी और आपत्ति नहीं जताई। इस पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही हैं। तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत की जो महिला पत्रकार थी उनको निकाल दिया गया, उनको अटेंड नहीं करने दिया गया, उनको बैन कर दिया गया और भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मतलब कितने कमजोर हैं आप मोदी जी, कितने कमजोर हैं आप जयशंकर जी कि आप इसके खिलाफ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने दिया गया और लानत है उन पुरुष पत्रकारों पर जो अपनी महिला साथियों के बैन होने पर भी उस पत्रकार वार्ता में बैठे रहे। क्या हो रहा है इस देश में? बातें तो बड़ी बड़ी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी जब सशक्त होकर एक निर्भीक पत्रकार बने और विदेश मंत्रालय कवर करे तो उसको बैन करने पर चुप्पी साध लो। यही नहीं, अब तो खबर यह भी आ रही है कि भारत का जो डेलीगेशन था, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसमें से भी महिलाओं को हटा दिया गया था। तालिबान की बातें हिंदुस्तान में क्यों मानी जा रही हैं? और एक बार सोचिए, अगर अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती तो क्या ये मना कर देते उनसे बात करने के लिए? बेटियों की अस्मिता का इज्जत करना, सम्मान करना आपका दायित्व है मोदी जी, और अगर बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर प्रतिकार करिए, हर बार की तरह मूक दर्शक मत बने रहिए। यह अलग बात है कि संघ और भाजपा महिला को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, लेकिन इस देश की होनहार बेटियां जो अपने दम पर विदेश मंत्रालय कवर करती हैं, इस मुकाम तक पहुंची हैं, उनको बैन कर देना कैसे सही माना जाएगा? और इस पर आपकी चुप्पी और भी निंदनीय है। तो ये सरकार पर और जो पत्रकारों पर कि उनके साथी पुरुष पत्रकार वो कैसे खामोश रहे, बहुत बड़ा सवाल है। और किस तरीके से तालिबान ने यहाँ पर अपनी शर्तों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें महिला पत्रकारों को
बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, उनको आने से मना कर दिया। तस्वीर भी जारी की है, उसमें केवल और केवल पुरुष पत्रकार दिखाई पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल इस पर उठ रहे हैं। एक बड़ा मामला है कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी। खैर, अब इधर एक खबर, बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से भी है। हालांकि वो उसका संबंध वोट चोरी से ही है, लेकिन संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है। क्या कहा है अमलेंदु जी पत्र में उन्होंने? समीर जी, संजय राउत ने जो पत्र लिखा है, और पत्र ये लिखा है उन्होंने, संजय राउत ने, कि भाई मिलने जाएंगे वो उनसे जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी वहाँ के जो हैं, अरे महाराष्ट्र के उनसे वो मिलने के लिए जाएंगे। और उनसे मिलने के लिए जाकर, और ये है, मतलब उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, और वो ट्वीट ये है कि चुनाव आयोग से मिलना अब एक औपचारिकता मात्र रह गया है, लेकिन हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था से संवाद जारी रखना चाहिए। 14 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे राज्य के सभी दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री चोकलिंगम से मुलाकात करेगा। इस बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाल और राज ठाकरे जैसे प्रमुख नेता शामिल होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से ने अनुरोध किया है कि यह राजनीति का नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने का प्रयास है। बैठक के बाद यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में सभी नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जय महाराष्ट्र। तो वो कह रहे हैं कि हम सब मिलने जाएंगे, और जो वोट चोरी कर रहा है चुनाव आयोग, उसके खिलाफ जाएंगे मिलने के लिए। तो ये लोकतंत्र को बचाने की बात है, तो देवेंद्र फडणवीस भी इसमें चलें। अब समझिए, अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं जाते तो धर्म संकट हो गया। तो इसका मतलब आप मान लें कि चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं कर रहा है, तो ये धर्म संकट में संजय राउत ने उनको फंसा दिया है। ये चिट्ठी लिखकर जारी कर दिया है कि हम सब मिलने जाना है, आप भी चलिए, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को भी मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है तमाम राजनीतिक दलों का, उसमें शामिल होने का अनुरोध किया है। अब संकट उनके सामने बड़ा है, देवेंद्र फडणवीस के सामने। उनके जवाब की प्रतीक्षा होगी कि इस पत्र का कोई जवाब वो देते हैं या नहीं देते हैं। खैर, इधर जो असली संकट है, वो संकट अभी बना हुआ है बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए पर, और जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी बीजेपी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, अभी सीटों के तालमेल को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब एक पटना के बाद अब दिल्ली में फिर एक बैठक होने वाली है, और उसमें शायद ये तय हो कि किस पार्टी को बिहार में कितनी सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए। जो अपडेट होगा हम आपके सामने लाएंगे। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यही समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।